चलिए तो वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। तो हमने मोल फ्रैक्शन तक डिस्कस कर लिया था पिछले वीडियो में। ओके, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है मोल फ्रैक्शन वाला तो देख लीजिएगा, वहां पर हमने बेसिक चीजें सारी बता दी थी। ये हमारा पार्ट नंबर 2 है। ओके, तो आज हम देखेंगे पार्ट पर मिलियन। ऐसे बहुत सारे टॉपिक आज हम डिस्कस करने वाले हैं। ओके, तो मोल फ्रैक्शन हमारा कंप्लीट हो चुका था। आगे बढ़ते हैं। तो मोल फ्रैक्शन हमारा कंप्लीट हो चुका था पूरी तरह से। ठीक है, ये क्वेश्चन आपको करवा दिया था हमने। अब हम करेंगे नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास पार्ट्स पर मिलियन। पार्ट्स पर मिलियन क्या होता है भैया? पार्ट्स पर मिलियन, इसके ऊपर थोड़ी डिस्कस कर लेते हैं। देखिएगा, पार्ट्स पर मिलियन, इसका मतलब ये होता है द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ वन कंपोनेंट प्रेजेंट इन 1 मिलियन एटम ऑफ सॉल्यूशन। कहने का मतलब ये है द नंबर ऑफ एटम्स, द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ वन कंपोनेंट, एक किसी कंपोनेंट के जो नंबर ऑफ एटम्स होंगे वो 1 मिलियन एटम्स ऑफ सॉल्यूशन में प्रेजेंट होंगे, उसको हम लोग बोलेंगे पार्ट्स पर मिलियन। इसको आप लोग इस तरह से समझिए। मान लीजिए आपके पास एक सॉल्यूशन है। ठीक है, आपके पास क्या है? सॉल्यूशन है। आपके पास पूरा सॉल्यूशन बना हुआ है। ठीक है, इसमें कितने एटम्स पड़े हुए हैं सॉल्यूशन के? इसमें सॉल्यूशन के एटम्स पड़े हुए हैं भाई साहब 1 मिलियन। 1 मिलियन का मतलब होता है 10 लाख। 10 लाख यहाँ पर एटम्स पड़े हुए हैं सॉल्यूशन के। तो इसमें से कितने एटम्स ऐसे हैं जो कि किसी एक कंपोनेंट के हैं? मान लीजिए इसमें दो कंपोनेंट है, क्योंकि सॉल्यूशन क्या होता है? मिक्सचर होता है ना, दो कंपोनेंट्स का, दो या दो से अधिक कंपोनेंट्स का। तो ए और बी इसमें मिले हुए हैं। अभी हम बात करेंगे ए के रिस्पेक्ट में। तो ए के जितने एटम्स यहाँ पर प्रेजेंट होंगे उसी को हम बोलेंगे पार्ट्स ऑफ ए पर मिलियन। पार्ट्स ऑफ ए पर मिलियन। ओके, तो यही तो बात यहाँ पर बताई जाती है, पार्ट्स पर मिलियन, द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ वन कंपोनेंट प्रेजेंट इन 1 मिलियन एटम ऑफ सॉल्यूशन। इसको हम बोलते हैं पीपीएम, पार्ट्स पर मिलियन। ओके, तो इस तरह से आपको बताना रहेगा। यहां पर देखिए पार्ट्स पर मिलियन। ओके, शुगर 2 ppm इन सॉल्यूशन। अगर मान लीजिए इस तरह से आपके पास दे रखा हो कि भैया हमारे पास शुगर है, उसमें लिखा हुआ है आगे 2 ppm, तो इसका मतलब क्या होता है? शुगर 2 ppm, इसका मतलब होता है 2 ग्राम शक्कर है आपके पास। 2 ग्राम शक्कर है आपके पास। ओके, वो 10⁻⁶ ग्राम, मतलब 1 मिलियन ग्राम ऑफ सॉल्यूशन में प्रेजेंट है। ठीक है, 10⁻⁶ का मतलब होता है 10 लाख, और 10 लाख को हम क्या बोलते हैं? 1 मिलियन बोलते हैं। ठीक है, तो ये रह जाएगा। उसके बाद अगर आपको इसका फॉर्मूला बनाना है तो क्या बनाओगे भैया? देखो, फॉर्मूला बनाने का तरीका बताते हैं आपको। नंबर ऑफ पीपीएम अगर आपको निकालना है, पार्ट्स पर मिलियन निकालना है, तो आप क्या करोगे? मास ऑफ सॉल्यूट लिखोगे ऊपर, मास ऑफ सॉल्यूट लिखोगे, नीचे लिखोगे सॉल्यूशन का। तो मास ऑफ सॉल्यूट ऊपर आ जाएगा, मास ऑफ सॉल्यूशन अपॉन में आ जाएगा। और मल्टीप्लाई किससे करते हैं हम लोग? यहाँ पर हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे 10⁻⁶ के साथ, क्योंकि हम लोग बात कर रहे हैं मिलियन की, परसेंट की बात नहीं कर रहे हैं। परसेंट अलग होता है, परसेंट अलग होता है, मिलियन अलग होता है। अगर परसेंट की बात करते तो हम लोग 100 से मल्टीप्लाई करते। परसेंट, सेंट मतलब होता है सेंचुरी, सेंचुरी का मतलब होता है 100। ओके, तो हम 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, लेकिन यहाँ पर हमें मिलियन पूछा जा रहा है, तो आपको यहाँ पर मल्टीप्लाई करना है 10⁻⁶ के साथ। ठीक है, तो इस तरह से हमारे पास ये कंप्लीट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास, नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास मोलारिटी। ठीक है, यहां से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपके स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, एमपी बोर्ड में काफी बार ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि व्हाट इज मोलारिटी। ओके, व्हाट इज मोलारिटी, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहां से न्यूमेरिकल्स आने के चांसेस बहुत ज्यादा है। न्यूमेरिकल्स भी आ सकते हैं या फिर यहाँ से थ्योरी भी आ सकती है, लेकिन मोलारिटी, नॉर्मलिटी, ये जो हमारी मोलालिटी होती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट। चलिए, मोलारिटी क्या होती है? मोलारिटी समझते हैं इसको। नंबर ऑफ मोल्स, देखो नाम में छुपा हुआ है मोलारिटी में मोल्स। ओके, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट विच आर प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। मान लीजिए यहाँ पर एक कंटेनर है, यहाँ पर एक कंटेनर है। कंटेनर के अंदर क्या भरा हुआ है भैया? सॉल्यूशन भरा भरा हुआ है। ठीक है, सॉल्यूशन भरा हुआ है इसके अंदर। ये 1 लीटर का सॉल्यूशन है, 1 लीटर का सॉल्यूशन। अब इसके अंदर जितने सारे मोल्स होंगे, किसके? सॉल्यूट के, जितने मोल्स सॉल्यूट के प्रेजेंट होंगे, ओके, उसी को हम बोलेंगे मोलारिटी। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। ध्यान रखना,
मोलारिटी में हमेशा लीटर लिया जाता है, लीटर। ठीक है, मोलारिटी में लीटर हम लोग लिखते हैं। ओके, तो इसको हम क्या बोलेंगे, इट इज डिनोटेड बाय एम। इसको हम लोग एम से डिनोट करते हैं, कैपिटल एम से इसको डिनोट करते हैं। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। इसकी यूनिट क्या बनेगी भैया, तो यूनिट आप लोग बना सकते हो। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट बताना है हमको, तो मोल्स क्या होते हैं, मोल्स की यूनिट मोल्स हम लोग लिखते हैं। उसके बाद वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन किस में लेना है, लीटर में लेना है, तो इसकी यूनिट बन जाएगी मोल्स पर लीटर। ठीक है, इस तरह से आप लोग इसे बता सकते हो। तो आई होप आप सभी को समझ में आ गया मोलारिटी क्या होता है। ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट जो किस में प्रेजेंट होंगे, 1 लीटर के सॉल्यूशन में प्रेजेंट होंगे। ठीक है, चलिए तो एक काम करते हैं, इसको और अच्छे से समझने के लिए एक न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। ठीक है, एक न्यूमेरिकल यहां से हम लोग सॉल्व करते हैं। तो आप सभी को स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, ये न्यूमेरिकल है हमारे पास, इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, यहां से थोड़े और फंडे हमारे क्लियर हो जाएंगे। फाइंड मोलारिटी ऑफ, आपके पास क्वेश्चन कुछ इस तरह से आएगा, फाइंड मोलारिटी ऑफ 40 ग्राम ऑफ NaOH डिजोल्व इन 250 ml ऑफ सॉल्यूशन। तो हमारे पास NaOH का मास दे रखा है। ठीक है, कितना दे रखा है, मास, मास या फिर आप वेट बोल सकते हो, मास ऑफ NaOH 40 ग्राम दे रखा है भैया, 40 ग्राम। और क्या दे रखा है हमें, सॉल्यूशन, सॉल्यूशन बता रखा है हमें, सॉल्यूशन है 250 ml का। ठीक है, 250 ml, इसको लीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा क्योंकि हमें लीटर में पता होना चाहिए, ml को क्या करेंगे हम लोग। ठीक है, तो लीटर में क्या बन जाएगा ये, 250 डिवाइड बाई 1000। ठीक है, 1 लीटर, 1 लीटर जो होता है उसके अंदर 1000 ml ऑफ सॉल्यू 1000 ml होता है। ठीक है, 1 लीटर इक्वल्स टू 1000 मिलीलीटर। ये बात आपको पता होगी, अगर नहीं पता है तो आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो भाई साहब ये हमने लीटर में इसे कन्वर्ट कर लिया। ओके, तो फॉर्मूले में वैल्यू पुट करने की कोशिश करते हैं, देखते हैं क्या होता है। तो हमारी जो मोलारिटी होती है वो क्या होती है, एम इज इक्वल्स टू होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। देखो नंबर ऑफ मोल्स को क्या लिखते हैं हम लोग, एन से डिनोट करते हैं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। तो सॉल्यूट हमारे पास क्या है इस समय, NaOH हमारे पास सॉल्यूट है। ठीक है, तो क्या हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स दे रखे हैं क्या सॉल्यूट के, देखिए आप लोग, हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट नहीं दे रखे। ओके, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट किस तरह से निकालते हैं उसको देखते हैं। आपको वैसे पिछली क्लास में हमने बताया था नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालते हैं, क्योंकि मोल्स हमें दे नहीं रखे, तो मोल्स निकालने का एक फॉर्मूला होता है। ओके, देखिए किसी का भी नंबर ऑफ मोल्स निकालने का जो फॉर्मूला होता है, मान लीजिए नंबर ऑफ मोल्स को हम लोग डिनोट करते हैं एन के साथ, तो मास अपॉन मोलिकुलर मास, मास अपॉन मोलिकुलर मास। ठीक है, इससे आप लोग निकाल सकते हो क्या, मोल्स निकाल सकते हो। ठीक है, तो मास हमें दिया हुआ होता है तो हम इसको लिख सकते हैं मास गिवन। ठीक है, गिवन मास बोल दीजिए, मास गिवन बोल दीजिए, एक ही बात है। तो हमारे पास मास कितना दे रखा है, यहाँ पर 40 ग्राम दे रखा है, तो ऊपर लिखेंगे 40 ग्राम। और मोलिकुलर मास NaOH का कितना होता है, तो निकाल सकते हैं भाई साहब। देखो यहाँ पर आपको निकालना जरूरी है, वैसे आप NaOH का तो याद ही रख लीजिए क्योंकि ये बार बार आता रहता है। Na कितना होता है 23, ऑक्सीजन का कितना होता है 16, और हाइड्रोजन का कितना होता है 1। ठीक है, तो इस तरह से कितना बन जाएगा, 40 बन जाएगा। ठीक है, जो मोलिकुलर मास होता है वो इस तरह से निकाला जाता है। ठीक है, आपको मोलर मास सभी का याद होना चाहिए, सोडियम का याद होना चाहिए, ऑक्सीजन का याद होना चाहिए, हाइड्रोजन का याद होना चाहिए। ठीक है, स्टार्टिंग के 20 का याद कर लिया करो आप लोग, पीरियोडिक टेबल उठाना, वहां पर हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, इस तरह से स्टार्टिंग के 20 कंपोनेंट के याद कर लेना, एलिमेंट्स के याद कर लेना, मोलिकुलर मास काफी इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, तो हमारे पास मोलिकुलर मास कितना आया, 40 आया, तो नीचे क्या लिखेंगे भाई साहब, 40 लिख देंगे। ठीक है, तो कितना आएगा, 40 से कट जाएगा तो बचा क्या हमारे पास 1, तो नंबर ऑफ मोल्स कितने आ जाएंगे हमारे पास, 1 आ जाएंगे। ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स हमारे पास कितने आ जाएंगे, 1 आ जाएंगे। ठीक है, या फिर आप डायरेक्ट इस तरह से कर सकते हो, 40/40 करेंगे तो ये 1 हो जाएगा। ठीक है, अपॉन में क्या लिखेंगे, 250 ml, अपॉन में आ जाएगा 1000। ओके, इस तरह से इसको सॉल्व जब आप करोगे, ये आप कर सकते हो, तो ये आएगा आपका, यहाँ पर ये कट जाएगा 4 टाइम 1/4। ओके, तो ये 4 ऊपर चला जाएगा तो 4 मोल्स पर लीटर ये आ जाएगा। ओके, 4 मोल्स पर लीटर ये आपका आ जाएगा, और यही इसका आंसर है। तो आप क्या बोलोगे कि इसकी मोलारिटी क्या है, ये 4 मोलार, 4 मोलार बोल दीजिए, फिर मोल्स पर लीटर बोल दीजिए। ठीक है, मोलार, मोलारिटी को हम लोग क्या बोलते हैं, 4 मोलार। ठीक है, मोलार, 4 मोलार इसकी मोलारिटी आई हुई है। ओके, चलिए आगे हम बढ़ते हैं, ये न्यूमेरिकल्स आपको समझ में आ गया होगा। ओके,
आगे हम बात करेंगे फॉर्मेलिटी के बारे में। ठीक है, फॉर्मेलिटी। अब काफी सारे स्टूडेंट ऐसे होंगे जिन्होंने ये चैप्टर थोड़ा बहुत पढ़ रखा होगा, और उन्होंने अगर फॉर्मेलिटी के बारे में नहीं सुना है तो इसमें आपकी कोई गलती नहीं है, क्योंकि फॉर्मेलिटी सीबीएसई जो है, सीबीएसई इसके ऊपर लोड नहीं लेता है। फॉर्मेलिटी जो टॉपिक है, ये जो टॉपिक है ना, ये एमपी बोर्ड में खासकर पूछा जाता है, लेकिन सीबीएसई या फिर अदर बोर्ड की बात करें तो वहां पर इसको इतना तवज्जो नहीं दिया जाता है। ठीक है, तो फॉर्मेलिटी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, लेकिन दूसरे बोर्ड वाले अगर इस वीडियो को देख रहे हैं तो उनके लिए ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ओके, चलिए समझते हैं फॉर्मेलिटी को। एमपी बोर्ड में इंपॉर्टेंट है भाई साहब, आ चुका है ये। ओके, ये प्रीवियस ईयर के पेपर उठाकर देखोगे तो आपको पता चलेगा फॉर्मेलिटी आ चुकी है। चलिए देखिए आप लोग यहाँ पर, फॉर्मेलिटी भी एक तरह से नॉर्मेलिटी की तरह ही है, सॉरी मोलारिटी की तरह है। इट इज नंबर ऑफ 4 मोल ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो वही बात है, वहां पर हम लोग बोलते थे मोल्स में, वहां पर डील करते थे मोल्स में, यहां पर हम लोग डील करेंगे 4 मोल्स में। ठीक है, बस इतना सा अंतर है यहाँ पर। वहां पर मोल्स होते थे, यहाँ पर 4 मोल्स होते हैं। सोल्यूट के फॉर्मूला आपको लेना होगा यहाँ पर। वहां पर क्या होता था, मतलब मोलारिटी में क्या होता था, मोलारिटी में आपको मोल्स लेने होते थे सोल्यूट के, लेकिन फॉर्मेलिटी में आपको 4 मोल्स लेने हैं। बात सिंपल है। ठीक है, लेकिन अब आपको एक मन में डाउट आना चाहिए, अगर नहीं आया है तो, कि फॉर्मेलिटी का यूज क्या है। जब हमारे पास मोलारिटी थी तो हमने इसको यूज करने की जरूरत क्या पड़ी, तो उसको जरूरत इसलिए पड़ी क्योंकि हमारे पास कुछ आयनिक कंपाउंड्स भी होते हैं, जैसे कि NaCl, नमक जो होता है NaCl, KCl, ये क्या होते हैं, आयनिक होते हैं। ये आसानी से ब्रेक हो जाते हैं, प्लस माइनस, ये आसानी से टूट जाते हैं। पानी में जाने के बाद ये आसानी से टूट जाते हैं। तो अब बताओ, यहाँ पर हमारे पास 1 मोल था, लेकिन पानी में जाने के बाद ये कितने मोल्स बन गए, एक ये बन गया, एक ये बन गया, 2 मोल्स बन गए। तो इस समय ये यूज में आ जाती है। ओके, तो फॉर्मुलेटी का यूज हम लोग कहां पर करते हैं, इन द केस ऑफ आयनिक कंपाउंड। आयनिक कंपाउंड के केस में हम लोग फॉर्मुलेटी का यूज करते हैं। ठीक है, चलिए, तो ये हो जाएगा नंबर ऑफ 4 मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। ठीक है, ये बन जाएगा। अब आपके मन में एक सवाल आना चाहिए कि ये 4 मोल्स क्या होते हैं। तो 4 मोल्स कुछ नहीं है, जिस तरह से हमारे पास मोल्स होते थे, मोल्स क्या होते थे, मास गिवन, मास अपॉन मोलिकुलर मास। ठीक है, मोलिकुलर मास। ठीक है, उसी तरह से 4 मोल्स होते हैं। 4 मोल्स को हम क्या लिखेंगे, मास अपॉन ऑब्जर्व, या फिर आप बोल सकते हो, ठीक है ऑब्जर्व बोल दीजिए, ऑब्जर्व मॉलिक्यूलर मास, मॉलिक्यूलर मास, ये बन गया। तो बस इतना सा है, बाकी सेम टू सेम मोलारिटी की तरह है। देखो ऑब्जर्व का मतलब ये होता है, जैसे नमक है आपके पास NaCl। ठीक है, आपने स्टार्टिंग में जब इसको देखा था वो कितना आया, 1 इसके मोल है। मान लो सोडियम जो हमारे पास NaCl है उसके मोल्स कितने आए हमारे पास, 1 मोल आपको दिख रहा होगा। ठीक है, 1 मोल हमारे पास है, लेकिन ये पानी में जब जाएगा, ठीक है, ये आसानी से टूट जाएगा Na और Cl में। तो अब कितने मोल्स हो गए, अब यहाँ पर 2 मोल्स हो गए। तो ये होते हैं ऑब्जर्व। ठीक है, ये एक्सपेरिमेंट से पता लगाया जा सकता है इसको। ये बिना एक्सपेरिमेंट किए आप लोग पता नहीं लगा सकते। ये तो हम बता सकते हैं, लेकिन इसको बताने के लिए आपको एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा। एक्सपेरिमेंट का मतलब ये है कि पानी में नमक को घोलना पड़ेगा। ओके, तब जाके आप पता लगा सकते हो। आया समझ में, तो ऑब्जर्व का मतलब समझ में आ गया होगा आपको। इस तरह से इसको बताया जा सकता है। ओके, चलिए, तो ये हमारा फिनिश हो गया नॉर्मेलिटी। आगे बढ़ते हैं भाई साहब, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो फाइंड द मोलरिटी ऑफ 20 ग्राम NaOH डिसॉल्व इन 100 ग्राम सॉल्यूशन। ठीक है, शायद ये तो हमने मोलार, अच्छा मोलालिटी पूछा हुआ है यहाँ से ना, तो मोलालिटी पहले देखना पड़ेगा हमें। चलिए, तो मोलालिटी देख लेते हैं, फिर इसके न्यूमेरिकल्स करेंगे। मोलालिटी, ठीक है, मोलालिटी। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास मोलालिटी। अभी तक हमने क्या देखा था, मोलारिटी देखा था, मोलारिटी देखा था। ये क्या है हमारे पास, मोलालिटी है। ठीक है, तो दोनों में अंतर है, कंफ्यूज नहीं होना है आपको, दोनों अलग अलग चीजें। ठीक है, चलिए, मोलारिटी खत्म हो गया, अब बात करेंगे मोलालिटी की। ठीक है, क्या होता है मोलालिटी, इसको स्मॉल m से डिनोट किया जाता है। ओके, क्या होता है ये, इसको समझते हैं। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट। अगर मान लो आपके पास सॉल्वेंट है, सॉल्वेंट का मतलब क्या होता है भैया, सॉल्वेंट मतलब जो ज्यादा मात्रा में पाया जाता है। जैसे आपको बताया था हमने, नमक है आपका, नमक जो है, नमक क्या कहलाएगा, नमक आपका सोल्यूट कहलाएगा। क्या कहलाएगा, सोल्यूट कहलाएगा।
लेकिन जो पानी है, जो पानी है, पानी क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा आपका सॉल्वेंट। ठीक है, सॉल्वेंट। तो ये बात है। और अगर आप लोग नमक और पानी को मिला देते हो तो वो क्या कहलाएगा, सॉल्यूशन कहलाएगा। क्या कहलाएगा, सॉल्यूशन कहलाएगा। तो आपको क्या करना है, 1 ग्राम, 1 किलोग्राम पानी लेना है। ठीक है, मतलब जरूर नहीं है पानी लो, आप लोग कुछ भी ले सकते हो। ठीक है, तो आपको सॉल्वेंट लेना है 1 kg का। ठीक है, 1 kg का आपको सॉल्वेंट लेना है, 1 kg। चलिए 1 kg हमने भर लिया भैया इसमें, ये हमारे पास 1 kg का सॉल्वेंट हो गया। अब इस 1 kg के सॉल्वेंट के अंदर आपको क्या डालना है, इसमें डालना है आपको सोल्यूट, मतलब नमक डालना है। ठीक है, सोल्यूट डालना है। तो इस समय पानी के अंदर जितने सारे हमारे पास नमक के मोल्स होंगे, क्या बोला मैंने, नमक के मोल्स जो होंगे, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, मोलालिटी बोलेंगे। वहां पर हम लोग क्या ले रहे थे, वहां पर हम लोग लीटर ले रहे थे, लेकिन यहां पर हम लोग क्या लेंगे, केजी। ठीक है, किलोग्राम, किलोग्राम। तो वहां पर लीटर, यहाँ पर किलोग्राम, केजी। ठीक है, इतना सा अंतर हो गया। लेकिन एक अंतर और भी है जो आप लोग ध्यान नहीं दे रहे हो, और 90% बच्चे गलती करके आते हैं एग्जाम में। मोलारिटी में जो लीटर था ना, वहां पर हम लोग बात कर रहे थे सॉल्यूशन की, पूरे सॉल्यूशन की बात कर रहे थे। और यहां पर हम लोग सिर्फ और सिर्फ सॉल्वेंट की बात कर रहे हैं। ध्यान रखने वाली बात है। अब यहां पर देखिए आप लोग, यहां पर फॉर्मूला आप लोग पकड़िए, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। ठीक है, वहां पर भी यही था, मास ऑफ सॉल्वेंट, मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। ठीक है, आपको एक बात तो ये याद रखनी है कि यहाँ पर केजी आएगा, और साथ में हमें सॉल्वेंट की बात करनी, ना कि सॉल्यूशन की बात करनी है। ठीक है, बहुत सारे बच्चे गलती करते हैं, नीचे सॉल्वेंट आएगा और मोलारिटी में यहां पर पूरे सॉल्यूशन की बात होती है। ठीक है, एक काम करते हैं, दोनों को एक बार और समझा देते हैं ताकि आपके सारे कंफ्यूजन दूर हो जाएंगे। ओके, सारे कंफ्यूजन आपके दूर हो जाएंगे। चलिए, तो एक काम करते हैं, ब्लैक स्क्रीन ले लेते हैं ताकि आपको पूरा हम अच्छे से क्लियर करवा पाए। ब्लैक स्क्रीन कहाँ से आएगी यहाँ पर, चलो एक काम करते हैं, यहीं पर समझा देते हैं। यहाँ पर हमारे पास एक पेज था, ठीक है, यहाँ पर आपको समझा देते हैं। देखिए, एक बीच में लाइन खींचेंगे क्योंकि हमें डिफरेंस समझने हैं। इधर हम लोग लिखेंगे मोलारिटी। ठीक है, इधर हम लोग लिखेंगे मोलालिटी, मोलालिटी। ठीक है, स्मॉल एम से इसको डिनोट करते हैं। तो जो मोलारिटी होती है वो क्या होती है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन में क्या आ जाता है, यहाँ पर आता है वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। ठीक है, सॉल्यूशन की हम बात करते हैं, सॉल्यूशन की बात करते हैं। यहाँ पे क्या होता है भाई साहब, यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे आता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट। ठीक है, बराबर। उसके बाद अपॉन में क्या आ जाता है, यहाँ पे आता है मास, मास ऑफ, मास किस में आएगा, केजी में, किसका, सोल्यूट, सॉल्वेंट का लेना है आपको मास। ठीक है, ये अंतर है। अब आप समझो क्या क्या अंतर यहाँ पर आपको देखने को मिला। ये अंतर आपको देखने को मिला, यहाँ पर हम लोग लीटर लेते हैं, यहाँ पर केजी लेते हैं। यहाँ पर पूरे सॉल्यूशन की हम बात करते हैं, यहाँ पर हम किसकी बात करते हैं, सॉल्वेंट की बात करते हैं। ओके, तो ये अंतर आप लोगों को ध्यान रखना है। ओके, तो इसकी यूनिट क्या बनी थी हमारी, इसकी यूनिट बनी थी मोल्स पर लीटर, मोल्स पर लीटर। इसकी यूनिट क्या बनेगी भाई साहब, मोल्स पर, मोल्स पर केजी बन जाएगी। ठीक है, तो दोनों में अंतर समझ में आ गया। यहां पर एमपी बोर्ड बहुत सारे क्वेश्चन पूछता है मोलारिटी, नॉर्मालिटी या फिर मोलालिटी से, तो हमने मोलारिटी भी फिनिश कर लिया, मोलालिटी भी फिनिश कर लिया। अब एक अच्छा सा क्वेश्चन लगा लेते हैं ताकि हमारी प्रैक्टिस और तगड़ी हो जाए। ठीक है, क्वेश्चन लगा लेते हैं भाई साहब, एक अच्छा वाला। बिल्कुल, मोलारिटी का तो हमने कर लिया था, फॉर्मुलेटी भी कर लिया है। एक अच्छा सा क्वेश्चन लगा लेते हैं ताकि हमारी प्रैक्टिस बिल्कुल तगड़ी हो जाए। ठीक है, क्वेश्चन है हमारे पास, फाइंड मोलारिटी, मोलालिटी, मोलालिटी पूछा है हमसे, ध्यान रखना है यहाँ, मोलालिटी पूछा है। तो हमारे पास NaOH फिर से दे रखा है, 20 ग्राम NaOH है हमारे पास, 100 ग्राम के सॉल्यूशन में घुला हुआ है। ठीक है, तो क्या करेंगे हम लोग, मोलालिटी का फॉर्मूला फिर से लिखेंगे। मोलालिटी का फॉर्मूला क्या बोलता है हमसे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन में क्या आ जाएगा, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, नहीं, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन नहीं आएगा, मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। ठीक है, तो देखिए हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट दे रखे हैं क्या, नहीं दे रखे हैं, तो निकालना पड़ेगा भाई साहब। तो निकालने का तरीका आपको बता रखा है, मास गिवन, जो मास दे रखा है वो लिखो। तो हमें 20 दे रखा है, 20 मास इसका, अपॉन में मोलिकुलर मास NaOH का कितना होता है,
अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया था 40 होता है, तो इसको आप डिवाइड करोगे तो कितना आएगा, 1/2 आ जाएगा। ओके, चलिए, तो इस तरह से हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स तो आ गए। तो एक काम कर सकते हैं हम लोग, यहाँ पर 1/2 लिख सकते हैं। अपॉन में क्या आएगा, मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। तो मास कितना दे रखा है हमें, 100 ग्राम दे रखा है। ओके, 100 ग्राम को अगर हम कन्वर्ट करते हैं तो कितना हो जाएगा, 100 ग्राम को अगर हम कन्वर्ट करेंगे, ठीक है, किलोग्राम में कन्वर्ट करेंगे तो यहाँ पर 1000 आ जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा, 1/10। तो क्या 1/10 हम यहाँ पर लिख सकते हैं क्या, और अगर आप ये लिखोगे तो आपके पूरे नंबर कट जाएंगे। क्यों कट जाएंगे, क्योंकि आपने ध्यान नहीं दिया, यहाँ पर सॉल्यूशन लिखा हुआ है, आपको सॉल्वेंट लेना है। ठीक है, चलिए, तो इस बात का आप लोगों को ध्यान बहुत अच्छे से रखना है। तो एक काम कर सकते हैं, हमारे पास ये सॉल्यूशन आ चुका है, सॉल्यूशन का जो मास है वो केजी में आ चुका है। ये किस में था, ग्राम में था, ये केजी में आ चुका है। तो ये हमारे पास ग्राम में आ चुका है। ओके, तो ये 100 ग्राम है, ये 20 ग्राम है। ठीक है, तो एक काम करते हैं, हमें पता है कि जो सॉल्वेंट होता है, सॉल्वेंट क्या होता है, सॉल्यूशन में से सॉल्यूट को माइनस कर देंगे तो सॉल्वेंट आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि सॉल्यूशन क्या होता है, सॉल्यूशन दोनों का मिक्सचर होता है। ठीक है, सॉल्वेंट भी होता है उसमें, सॉल्वेंट भी होता है उसमें, साथ में सॉल्यूट भी होता है। तो हमें क्या चाहिए भाई साहब, सॉल्वेंट चाहिए। तो हम क्या करेंगे, सॉल्यूशन में से सॉल्यूट को माइनस कर देंगे। ठीक है, तो ये काम हम करने जा रहे हैं, ये काम हम लोग करने जा रहे हैं। तो आप सभी लोग समझ गए होंगे क्या कर रहे हैं हम यहाँ पर। तो सॉल्वेंट का जो मास होगा वो किस में आएगा, 80 ग्राम आ जाएगा। 100 में से 20 को घटा दो तो कितना आएगा, 80 आएगा, लेकिन ये ग्राम में आएगा। तो आप इसको किलोग्राम में कन्वर्ट कर सकते हो। कैसे करोगे किलोग्राम में कन्वर्ट, 1000 से डिवाइड कर दो इसको। ठीक है, तो 80/1000 क्या जाएगा, ये केजी में आ जाएगा। डिवाइड करना है, मल्टीप्लाई मत कर देना। ठीक है, किलोग्राम छोटा आएगा कि नहीं आएगा, ये ग्राम था, 80 ग्राम था, तो ये 80 ग्राम से तो कम ही आएगा। 80 जो वैल्यू है उससे कम ही आएगा कि नहीं आएगा। ये बात इस तरह से आप लोग समझ सकते हो। ओके, तो केजी हमेशा छोटा आएगा किससे, 80 से। ये बात आपको ध्यान रखनी है। अगर आप कभी कभी कंफ्यूज हो जाते हो तो कंफ्यूज आपको नहीं होना, डिवाइड करना है आपको, ना कि मल्टीप्लाई करना है। चलिए, तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर, 80 डिवाइड बाय क्या कर देंगे, 1000 कर देंगे। अब ये काम आपके हवाले वतन साथियों। ठीक है, ये काम आप लोग कर सकते हो, जो भी इसकी वैल्यू आएगी ये रहेगी इसकी वैल्यू। ठीक है, 6.25, 6.25 यूनिट लगाना मत भूलिएगा। ठीक है, यूनिट लगाना भूल मत जाना रे। ठीक है, 6.25 मोल्स पर केजी इसकी यूनिट आ जाएगी। तो इस तरह से ये हमारा क्वेश्चन हो जाएगा पूरी तरह से फिनिश। चलिए, नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक है, नेक्स्ट हमारे पास जो टॉपिक है वो होता है नॉर्मेलिटी। नॉर्मेलिटी, लेकिन नॉर्मेलिटी करने से पहले आपको इक्विवेलेंट मास समझना पड़ेगा। क्योंकि अगर आपको इक्विवेलेंट मास समझ में नहीं आएगा तो ग्राम इक्विवेलेंट मास समझ में नहीं आएगा, ग्राम इक्विवेलेंट मास समझ में नहीं आएगा तो आपको नॉर्मेलिटी समझ में नहीं आएगी। ओके, ये बात है। जैसे छोटे बच्चे को बताया जाता है ना कि अगर आपको हिंदी पढ़नी है तो सबसे पहले आपको क्या पढ़नी पड़ेगी, वर्णमाला पढ़नी पड़ेगी, अनाराम पढ़ने पड़ेंगे। अनाराम पढ़ने के बाद आपको छोटे छोटे शब्द बनाना सीखना पड़ेगा। जैसे न, ल, पतंग, फल, बकरी, इस तरह से आपको छोटे छोटे शब्द पकड़ना पड़ेगा। उसके बाद आप लोग बड़े बड़े सेंटेंस, बड़े बड़े वाक्य कर सकते हो। उसी तरह से यहाँ पर है, अगर आपको नॉर्मलिटी को टक्कर देनी है तो आपको इक्विवेलेंट मास समझ में आना जरूरी है। ओके, चलिए समझते हैं। ओके, तो यहाँ पर आप लोग देख पा रहे होंगे, इक्विवेलेंट मास, इक्विवेलेंट मास ऑफ एन एलिमेंट। अगर किसी भी एलिमेंट का आपको इक्विवेलेंट मास निकालना है तो उसका एक छोटा सा फॉर्मूला होता है कुछ इस प्रकार का, मोलिकुलर मास अपॉन वैलेंसी फैक्टर, 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 इस तरह से इसका फॉर्मूला होता है। तो देखिए, फॉर्मूला निकालना मतलब फॉर्मूला तो हमारे पास आ चुका है। अब इसको समझते हैं थोड़ा सा। मोलिकुलर मास आप सभी समझते हो, जैसे मान लो आपके पास H2SO4 दे रखा है। ठीक है, तो इसका मोलिकुलर मास आप लोग निकालोगे। ठीक है, हाइड्रोजन का कितना होता है, 1 होता है। ठीक है, तो 2 हाइड्रोजन हमारे पास है तो क्या लिखेंगे, 2 लिखेंगे। उसके बाद सल्फर जो होता है उसका 32 होता है तो यहाँ पर 32 लिखेंगे। ऑक्सीजन जो होता है उसका 16 होता है, लेकिन हमारे पास 4 ऑक्सीजन है तो 16 × 4 करिए आप लोग, कितना आएगा, 64 आ जाएगा। तो ये इसका मोलिकुलर मास हो गया। कितना आ जाएगा, पूरा जोड़ेंगे तो हम लोग 98 आ जाएगा। ठीक है, 98। नीचे आएगा वैलेंसी फैक्टर। अब ये वैलेंसी फैक्टर क्या होता है, वैलेंसी फैक्टर क्या होता है, देखिए वैलेंसी फैक्टर कुछ नहीं है, जैसे H2SO4 है, तो अगर आपके पास कोई सॉल्ट दे रखा हो, सॉल्ट नहीं बोलेंगे इसको, हम लोग एसिड बोलेंगे। अगर आपके पास कोई सा एसिड दे रखा है तो आपको उसमें देखना है कितने H+ है उसके पास, H+ देखना है। देखिए, एसिड बेस आप सभी को समझ में आता है क्या होता है, एसिड क्या होता है, बेस। अगर नहीं आता है तो यहाँ पर देख लो फटाफट।
जैसे ये है, जो आपको आसानी से H प्लस दे दे, जो आपको आसानी से H प्लस दे दे, वो आप उसको क्या बोलोगे, आप उसको एसिड बोलोगे। ठीक है, उसी तरह से NaOH, जो आपको आसानी से OH माइनस दे दे, जो आपको आसानी से OH माइनस दे दे, उसको हम लोग बेस बोलेंगे। क्या बोलेंगे, उसको बेस बोलेंगे। उसी के साथ साथ ये चीजें हमारी हो गई कंप्लीट। और अगर कोई सा आइटम कुछ इस प्रकार से, कोई सा एलिमेंट हमारे पास कुछ इस प्रकार से जुड़े हुए हैं दो, तो ये हमारा सॉल्ट कहलाएगा। क्या कहलाएगा, हमारे पास सॉल्ट कहलाएगा, क्योंकि जो आसानी से आयंस में ब्रेक हो जाते हैं, दो अलग अलग आयंस में ब्रेक हो जाते हैं, जैसे Na+Cl-। ठीक है, तो एसिड ये हो गया, बेस ये हो गया, सॉल्ट ये हो गया। ये एक जनरल डेफिनेशन हमने उसकी बता दी। बाकी अगर आप और भी पढ़ना चाहो तो पढ़ सकते हो, लेकिन सिंपल सी बात ये है। तो एसिड जो होता है उसमें हम लोग H प्लस देखते हैं। तो आप बताइए यहाँ पर कितने H प्लस लगे हुए हैं H2SO4 में। H2SO4 में 2 H प्लस लगे हुए हैं, तो यहाँ पर वैलेंसी फैक्टर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर 2 आ जाएगा। अगर HCl की बात करें तो यहाँ पर वैलेंसी फैक्टर कितना बनेगा, यहाँ पर भी 2 बन जाएगा। ठीक है, सॉरी 2 नहीं बनेगा, यहाँ पर 1 बनेगा, क्योंकि यहाँ पर एक एज कितने हमारे पास, एक है एज। ओके, तो इस तरह से आप कर सकते हो। ठीक है, अगर हमारे पास कोई बेस होता, जैसे कि हमारे पास थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं NaOH, तो यहाँ पर वैलेंसी फैक्टर कितना आता, यहाँ पर भी वैलेंसी फैक्टर 1 आता, क्योंकि इसमें बेस में OH हम देखते हैं, OH कितना है, यहाँ पर एक OH लगा हुआ है। ओके, तो इस तरह से बता देते हैं। अगर हमारे पास ये होता CaOH होल ट्वाइस होता हमारे पास, तो यहाँ पर वैलेंसी फैक्टर 2 आ जाता। ओके, तो ये हो गई हमारी बात। ठीक है, चलिए, तो इस तरह से आप लोग कर सकते हो। आया समझ में किस तरह से आपको करना है, इक्विवेलेंट मास कैसे निकालना है, आपको समझ में आ गया होगा। और आपको बता दें, ज्यादातर क्वेश्चंस में या तो NaOH होता है, HCl होता है, ये जो नॉर्मल चीजें होती है वही आपको दे रखी होती है। ठीक है, यहाँ से कोई इतना मुश्किल क्वेश्चन नहीं आता है, बहुत इजी क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, प्रैक्टिस करेंगे क्वेश्चन की, अभी आप लोग इतना टेंशन मत लीजिए, तो आपको समझ में आ जाएगा। ओके, चलिए, मान लीजिए अगर हमारे पास कोई सॉल्ट आ गया तो क्या करेंगे। अगर मान लो हमारे पास कोई सॉल्ट आ गया, जैसे हमने एसिड की बात कर ली, एसिड में H प्लस बात करेंगे, बेस में हम लोग बात करेंगे OH माइनस की। लेकिन अगर हमारे पास सॉल्ट आ गया, सॉल्ट मतलब इस तरह से आ गया हमारे पास N2CO3, N2CO3, तो अब हम क्या करें, तो इसमें आपको देखना है पॉजिटिव चार्ज। इसमें आपको क्या देखना है, पॉजिटिव चार्ज देखना है। ठीक है, कितने टोटल पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर, तो यहाँ पर कितने पॉजिटिव चार्ज दिखेंगे आपको, यहाँ से इसको ब्रेक करिए, ये माइनस ये प्लस। ठीक है, सोडियम के ऊपर हमेशा पॉजिटिव चार्ज आता है, तो हमारे पास 2 सोडियम है। ठीक है, तो यहाँ पर वैलेंसी फैक्टर हो जाएगा 2। ओके, तो इस तरह से आप लोग इसको देख सकते हैं। वैसे इतने मुश्किल क्वेश्चन आपसे कोई नहीं पूछेगा। ओके, तो चिंता करने की बात आपको नहीं है। ओके, तो आप चाहो तो इसको आगे देख सकते हो, काफी सारे यहाँ पर एटम्स दे रखे, क्वेश्चन दे रखे हैं, एग्जाम्पल दे रखे हैं, तो आप इसको ट्राई कर सकते हो। ओके, चलिए, तो हमें समझ में आ गया भैया इक्विवेलेंट वेट क्या होता है। इक्विवेलेंट वेट हमें समझ में आ गया, इक्विवेलेंट वेट हमें समझ में आ गया। क्या होता है, फिर से हम लोग एक बार देख लेते हैं। ये होता है, सबसे पहले अपन ऊपर लिखेंगे मोलिकुलर मास, मोलिकुलर मास हम लिखेंगे ऊपर, नीचे हम लिखेंगे वैलेंसी फैक्टर। नीचे क्या लिखेंगे भाई साहब, वैलेंसी फैक्टर लिखेंगे, वैलेंसी फैक्टर लिख देंगे। ओके, ये हमारे पास होता है इक्विवेलेंट वेट। अब हम बात करते हैं ग्राम इक्विवेलेंट वेट की। आपको क्या बताया हमने, सबसे पहले हम लोग इक्विवेलेंट वेट समझेंगे, उसके बाद ग्राम इक्विवेलेंट वेट समझेंगे। बस इस तरह से हमें चलते जाना है, इस तरह से हमें चलते जाना है। ठीक है, तो ग्राम इक्विवेलेंट वेट क्या होता है, यहां पे आपको क्या करना है, ग्राम इक्विवेलेंट वेट का मतलब होता है मास अपॉन इक्विवेलेंट वेट। ठीक है, ऊपर आप मास लिख दीजिए, जो भी कंपोनेंट आपको दे रखा है उसका आपको ऊपर मास लिख देना है, नीचे आपको इक्विवेलेंट वेट निकालना है। इक्विवेलेंट वेट निकालना फिर से आपको बता रखा है, ये देखो, तो यही चीज है, ऊपर मास नीचे इक्विवेलेंट वेट। इस बार ऊपर मास आ जाएगा, नीचे इक्विवेलेंट वेट आ जाएगा। अगर आप इसको समझना चाहते हो तो ग्राम इक्विवेलेंट मास को आप लोग कंपेयर कीजिए नंबर ऑफ मोल्स के साथ। तो हमें पता है नंबर ऑफ मोल्स क्या हुआ करते थे, मास गिवन अपॉन में आता था मोलिकुलर मास। ठीक है, मोलिकुलर मास। तो ग्राम इक्विवेलेंट मास भी कुछ इसी तरह से होता है, ऊपर आएगा मास गिवन, लेकिन यहाँ पर मोलिकुलर मास की जगह पर क्या आएगा, मोलिकुलर मास की जगह पर जाएगा यहाँ पर इक्विवेलेंट वेट, इक्विवेलेंट वेट। ओके, देखो एक और चीज आपको बताते हैं, चलो थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं, यहाँ पर हमने लिख दिया मोलिकुलर मास। बहुत अच्छी चीज बता रहे हैं आपको, ध्यान से सुनिएगा, मोलिकुलर मास। ठीक है, मास गिवन अपन मोलिकुलर मास। ओके, तो अब देखिए,
अगर मान लो हमारे पास एग्जांपल है NaOH का, NaOH का, तो इसमें इसमें क्या होगा, ग्राम इक्विवेलेंट, ये ग्राम इक्विवेलेंट और साथ में नंबर ऑफ मोल्स दोनों बराबर आएंगे। बताएं कैसे, देखिए NaOH हमने ले लिया, ठीक है, चलिए, तो हम लोग ग्राम इक्विवेलेंट निकालने की कोशिश करते हैं। ऊपर क्या है, मास गिवन, थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं इसका जो मास है वो 40 दे रखा है, 40 ग्राम दे रखा है, तो मास कितना दे रखा है आपको, 40 ग्राम, ठीक है, ये हम लोग क्या निकाल रहे हैं, ग्राम इक्विवेलेंट हम लोग निकाल रहे हैं, ठीक है। नीचे क्या आएगा, इक्विवेलेंट वेट, इक्विवेलेंट वेट कैसे निकालते हैं, इक्विवेलेंट वेट कैसे निकालते हैं, मोलिकुलर मास अपॉन में आ जाता है वैलेंसी फैक्टर, ठीक है। तो मोलिकुलर मास कितना होता है NaOH का, 40 होता है, हमें पता है। और यहाँ पर वैलेंसी कितनी आ रही है बताइए आप लोग, वैलेंसी कितनी बनेगी, ये एक बेस है तो बेस में हम OH देखते हैं, कितने OH लगे हुए हैं, यहाँ पर एक लगा हुआ है, तो यहाँ पर 1 लिख देते हैं अपॉन में, ठीक है। तो अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, आप लोग खुद सोचिए, ये 40 से 40 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 1, ठीक है। तो ग्राम इक्विवेलेंट कितना आया, यहाँ पर 1 आया। अब इसको देखिए, नंबर ऑफ मोल्स को सोल्व करिए, तो यहाँ पर भी ऊपर क्या आएगा, मास गिवन 40, मोलिकुलर मास यहाँ पे होता है 40, तो यहाँ पर भी 1 आया। तो देखो आप लोग सभी ध्यान से देखो, यहाँ पर भी मोलिकुलर मास अपॉन वैलेंसी फैक्टर होता, अगर वैलेंसी फैक्टर नहीं होता तो ये पूरा इसके जैसा ही तो हो गया पूरा का पूरा, मास अपॉन मोलिकुलर मास, ठीक है। तो ये बात है, आया समझ में, इस तरह से आप आपको अगर आप इस तरह से समझोगे तो आपको जल्दी समझ में आ जाएगा, ठीक है। मास अपॉन मोलिकुलर मास, यहाँ पर भी मास अपॉन मोलिकुलर मास, एक और चीज नहीं बढ़ जाती, वैलेंसी फैक्टर, ठीक है, इस तरह से भी आप समझ सकते हो। चलिए, तो एक क्वेश्चन लगाते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। फाइंड नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट प्रेजेंट इन, ग्राम इक्विवेलेंट आपको निकालना है, किसके निकालना है आपको, इसका निकालना है। आप NaOH दे रखा है आपको, ठीक है, NaOH दे रखा है आपको, इसका जो मास है वो दे रखा है 0.4 ग्राम, ठीक है, 0.4 ग्राम इसका मास दे रखा है, ओके। तो निकालते हैं, चलिए ग्राम इक्विवेलेंट कैसे निकालते हैं, ग्राम इक्विवेलेंट जी लिख लेते हैं अभी, एक काम करते हैं, जी नहीं लिखते हैं, ग्राम इक्विवेलेंट लिख लेते हैं, ठीक है, समझ जाएंगे आप लोग ग्राम इक्विवेलेंट कैसे निकालते हैं। देखिएगा, तो ऊपर हम लोग लिखेंगे मास, मास कितना दे रखा है हमें 0.4, यहाँ पर देखिए, तो अपन में लिखेंगे इक्विवेलेंट वेट, इक्विवेलेंट वेट कैसे निकालते हैं, मोलिकुलर मास, NaOH का मोलिकुलर मास होता है 40, और इसकी जो वैलेंसी फैक्टर बनेगा वो कितना बनेगा, 1 बनेगा, ठीक है, 1 बनेगा। तो एक काम करते हैं, यहाँ से पॉइंट हटाते हैं, तो यहाँ पर पॉइंट बढ़ जाएगा, ओके। तो इसको हम लोग कैंसिल करेंगे, तो इसको आप लोग कैंसिल करोगे, 4 1 जा 4, नीचे आ जाएगा 100, ओके। इसको आप लोग डिवाइड करिए, तो 1/100 जो आएगा, इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, और 0.01, ठीक है, ये आपका कुछ सॉल्यूशन बन जाएगा। तो इस तरह से आप लोग निकाल सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन काफी सिंपल था, आप सभी ने कर लिया इसे, वेरी गुड। आगे बढ़ते हैं, फिर कर लेंगे आप सभी लोग, काफी सिंपल क्वेश्चन है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास नॉर्मेलिटी, जिसका हम सभी को बेसब्री से इंतजार था, नॉर्मेलिटी का, क्योंकि यही तो इंपॉर्टेंट है एग्जाम में, आपसे यही तो पूछेंगे, व्हाट इज नॉर्मेलिटी। तो देखिए नॉर्मेलिटी क्या होती है, काफी सिंपल हो जाएगा अब आपके लिए, क्योंकि आपने दो चीजें समझ रखी पहले। तो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, नॉर्मेलिटी क्या होती है, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट, ठीक है। तो अब आप यहाँ पर क्या लिखोगे, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट, ठीक है। यहाँ पहले हम क्या लिखते थे, यहाँ पर नंबर ऑफ मोल्स, अगर आप इसको कंपेयर करोगे मोलारिटी के साथ, मोलारिटी के साथ अगर आप कंपेयर करोगे, तो नंबर ऑफ क्या लिखते थे हम लोग, नंबर ऑफ मोल्स लिखते थे, यहाँ पर नंबर ऑफ मोल्स लिखते थे, लेकिन यहाँ पर मोल्स की जगह पर ग्राम इक्विवेलेंट आ जाएगा, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, इसलिए आपसे बोला था मैंने, आपसे क्या बोला था कि कभी भी ग्राम इक्विवेलेंट को समझो ना, तो उसको समझा करो ग्राम इक्विवेलेंट को मोल्स की तरह, ठीक है, मोल्स की तरह आप लोग समझेंगे तो आपको जल्दी समझ में आएगा, ठीक है। तो मोल्स की जगह पर हम क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, ठीक है। तो नॉर्मेलिटी और मोलारिटी लगभग लगभग सेम ही होते हैं। अगर आप लोग इसकी बात करते हो NaOH की, तो NaOH के अगर आप NaOH का मोलारिटी निकालोगे, नॉर्मलिटी निकालोगे, तो सेम ही आएगा, ओके। NaOH के केस में मोलारिटी और नॉर्मलिटी सेम आएगा, क्योंकि यहाँ पर वैलेंसी फैक्टर क्या होगा, 1 हो जाएगा, तो इसकी वजह से ज्यादा अफेक्ट नहीं पड़ेगा, ओके। तो ये रीजन होता है, ठीक है। आगे समझ में आप सभी को नॉर्मलिटी, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। नॉर्मलिटी हमारा हो चुका है फिनिश। देखते हैं, अगर हमारे पास कोई क्वेश्चन हो तो क्वेश्चन लगा लेते हैं, नहीं तो फिर आगे बढ़ेंगे, फिर हम वेपर प्रेशर के ऊपर, वेपर प्रेशर देखेंगे, वेपर प्रेशर, इसको थोड़ा लोड हो जाने देते हैं, ओके। नॉर्मलिटी फिनिश, ओके, ठीक है। तो नॉर्मलिटी के क्वेश्चन आप लोग ट्राई कर सकते हो, अगर आपके पास बुक हो तो बुक में से ट्राई करिए,
अगर बुक नहीं है तो परीक्षा बोध, परीक्षा दिन, जो भी आपके पास हो वहां से आप लोग क्वेश्चन ट्राई कर सकते हो। अगर कुछ भी नहीं है तो गूगल पे ट्राई करिए, नॉर्मलिटी के क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे वहां पर। ठीक है, तो ये रहेगा। बाकी जो आपके न्यूमेरिकल्स हैं उनके हम लोग अलग से वीडियो बनाएंगे आप लोगों के लिए, वहां पर बहुत सारे न्यूमेरिकल हम लोग ट्राई करेंगे। ओके, ये रहेगा। तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास वेपर प्रेशर, जिसको हम लोग डिस्कस करेंगे अगले वीडियो में। तो तैयार रहें अगले वीडियो के लिए, तब तक के लिए आप सभी लोग पढ़ाई करें आप लोग अच्छे से। ओके, ऑल दी वेरी बेस्ट।